जी हमने कल ये जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था उसकी अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो हमने उसमें रिडॉक्स इज बेसिकली रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इसके काफ़ी रिएक्शंस पढ़े जिसमें हमने रिडक्शन भी करवाई थी, ऑक्सीडेशन भी करवाई थी, यानी कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे करवाते थे। तो वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कंबसन एंड ऑक्सीडेशन में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हमने देखा था कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और कंबसन आपकी कंप्लीट इनकम्प्लीट हो सकती है, प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज आ सकता है कंबसन में और ऑक्सीडेशन में। कंबसन में बेसिकली हो ऑक्सीडेशन ही रही होती है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में। फिर हमने डेफिनेशंस देखी थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इनको आज हम गो थ्रू करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन हमने इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट्स, ये था। फिर रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का मैंने आपसे कहा था कि ये आपने लाजमी रिएक्शंस देख लेने, पूछ लेते हैं। फिर क्रोजन और एसिडिटी के बारे में कुछ हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ें होती हैं ये। क्रोजन भी ऑक्सीडेशन होती है, उसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं, और आपके फूड को या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो रेंसिडिटी की तरफ जाती है, चीज़ें ख़राब होती हैं। इसके बाद हमारे पास हमने ये देखा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, कि ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसलिए हम उनको फ्रीजर्स या डीप फ्रीजर्स में अपने खानों को ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए उसके टाइम को प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो वो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को स्लोअर कर देता है। ये हमने पढ़ा था। आज हमने इसकी डेफिनेशंस पे काम करना है, कि जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं बेसिकली, जो हमारा इस चैप्टर का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे कि वो बेसिकली क्या है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम जो चीज़ करेंगे वो हम, पहली डेफिनेशन है जो कि मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, फिर आपको उसका आइडिया होगा। अच्छा, ये मैंने दो रिएक्शन लिखे हैं। एक पहला जो रिएक्शन है वो कॉपर ऑक्साइड, जी, ये दो मैंने रिएक्शन लिखे हैं। इसमें मैंने कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करवाया तो वो कॉपर में और वाटर में जा रहा है। दूसरे में जिंक ऑक्साइड है और वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बनता है। इसमें हमने जो स्टडी करनी है चीज़, वो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखनी है। तो आपके ख्याल में कौन सी पहला रिएक्शन अगर हम स्टडी करें। अच्छा, इसमें पहले हम सिर्फ पहली डेफिनेशन देखते हैं, जो हमारी लॉस और गेन और ऑक्सीजन वाला जो चक्कर होता है वो हम डिस्कस करते हैं इसमें, इन रिएक्शन में। तो ये आपके पास रिएक्शन नंबर 1 है, एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 2। मुझे बताएं कि पहले रिएक्शन में कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन रिड्यूस हो रहा है। से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिमिलरली जो कॉपर ऑक्साइड है इसके पास पहले ऑक्सीजन है और इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है, लॉस है देखें, ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऊपर वाला जो कॉपर हो रहा है डेट इज रिड्यूस, वो रिड्यूस हो रहा है, एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। ये बात क्लियर है बेटा सारों को? जी बेटा, बाकी बताएं, खतीजा, जैनब, पॉइंट क्लियर है ये दोनों? सर इसमें जिंक। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। पहला आपने इसको तो आपको क्लियर है। दूसरा रिएक्शन है, इसमें मुझे बताएं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। सर जिंक रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ऑक्साइड। ठीक हो गया। देखें, जिंक ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है, यानी अभी हम पहली डेफिनेशन से स्टडी कर रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक में जा रहा है, इसका मतलब पहले इसके पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन को लूज किया है। तो लूज ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास पता है, ये रिडक्शन है, तो ये रिड्यूस हो रहा है।
सिमिलरली कार्बन देखें, कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, देखें इसके पास कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है, तो ये गेन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता, आपको एक रिएक्शन दे देता है और उसमें वो आपसे कहता है कि इसमें बताएं मुझे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, या कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है, या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर उसे स्पेसिफाई नहीं किया तो आप कोई भी डेफिनेशन से आंसर कर सकती हैं, यानी आप ऑक्सीजन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, या ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे कह दिया है कि आपने इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन बताना है, या इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो फिर आपको वो बताना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पहली चीज थी। अच्छा, अब इसके साथ हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कर ली, हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो कौन बताएगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो लाइक खुद रिड्यूस हो जाए और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे। है? और रिड्यूस ऑपोजिट। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद तो रिड्यूस होता है, यानी कि आफ्टर द रिएक्शन वो, अगर उसके पास ऑक्सीजन है, इनके अगर हम ऑक्सीजन की टर्म में बात करें, तो अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो वो दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा, खुद वो ऑक्सीजन को लूज कर देगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी बेसिक सिंपल सी चीज ये होती है, आपने रिएक्शन देखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहा होता है, खुद वो रिड्यूस हो रहा होता है, यानी वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा होता है। और इसके वाइस वर्सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, यानी वो आप रिएक्शन के बाद देखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो उसके पास ऑक्सीजन होगा। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपको याद है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है, आपको फौरन पता चल जाएगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें आते हैं रिएक्शंस में, हम देखते हैं जी, रिएक्शन नंबर वन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जैनब इफ्तिखार? सर इसमें होगा सर वो सी होगा सर। रिएक्शन नंबर वन की बात कर रहा हूँ। सर उसमें एच होगा। एच नहीं है, H2 है, ये ध्यान रखना है। देखिए, H2 पूरा हो रहा है ना, तो आपने H लिख दिया तो गलत करेगा, हाइड्रोजन नहीं है ये, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये गलती करते हैं बच्चे, इस तरह H लिख देते हैं, पूरा लिखना है भाई, हाइड्रोजन H2। तो इस पहले रिएक्शन में देखें, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, यानी कि वो खुद वो ऑक्सीजन गेन कर रहा हो। तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो आपका H2 है, ये H2O में जा रहा है, यानी कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इट इज बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट, RA लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा ही है, तो आपको समझ आ जाएगी, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज वो खुद रिएक्शन के बाद रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन को लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन के बाद रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन के बाद आपके पास ऑक्सीडाइज होता है। रिएक्शन टू का बताएं जी, जैनब ने बता दिया, अब आप बता दें खदीजा, रिएक्शन टू में बताएं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों बता दें। सर रिड्यूसिंग एजेंट होगा कार्बन। ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिंक। गलत। जिंक ऑक्साइड पूरा है, यही तो चीज मैंने बतानी है आपको, ये देखें। कार्बन आपने बताया, बिल्कुल ठीक। कार्बन आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज तो आपने देखनी समझनी है। देखें, जिंक लिखेंगे आपको गलत करेगा। आपने इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड है पूरा, जो कि रिड्यूस होके जिंक में जा रहा है। समझ आइए? जी, बाकियों को क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये गलत ही करते हैं ना बच्चे, इससे मैं बता रहा हूँ। यस सर। जी जैनब इफ्तिखार, यस सर। आपने ध्यान से करना है बच्चे। रिएक्टेंट वाली साइड को आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज जा रही है, वो पूरा कंपाउंड ही आपका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ कार्बन था, तो कार्बन ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह जिंक गलत है। जिंक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि रिड्यूस होके जिंक में जा रहा है। तो ये चीज आपने जब आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपने इस चीज को ध्यान से देखना है। तो इस चीज को आप नोट करें साथ साथ, ठीक है? किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हमने पहली डेफिनेशन देखी है कि जिसमें हम इसको कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद आगे मूव करते हैं। ये आपने नोट कर लिया, आगे चलें। यस। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशंस करते हैं। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है डेफिनेशन, वो हम लास्ट में कुछ एक दो रिएक्शंस कर लेंगे, वो सिंपल ही होते हैं। लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन वाले हमारे बेसिक जो चीज़ें हमने तीन पढ़नी है इसमें। ऑक्सीजन की टर्म में वो पूछता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड वन इज दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन में हम लास्ट में देख लेंगे, उसके एक दो रिएक्शन मैं आपको करवा दूंगा। मैं तो हम पहले लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। जी, हमारी सेकंड जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, डेट इज इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमने देखा है कि ये काफी दफा पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन वाला तो सिंपल है, ऑक्सीजन को देख लिया। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन अपीयर ही नहीं हो रहा, तो फिर हम कैसे जस्टिफाई कर सकेंगे कि कहाँ पे? फिर तो हम यही कहेंगे कि ये ना ऑक्सीडेशन है रिडक्शन नहीं। आपका रिएक्शन अगर विदाउट ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है, वो हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसमें रिएक्शंस करते हैं। पहले बेसिक से रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको इसको समझना आसान हो आपके लिए। कॉपर और ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं पहले रिएक्शन। कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन गेन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब हमने ये तो हमें नजर आ रहा है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जस्टिफाई करेंगे कि आपका कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो इसको हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुझे बताएं, कॉपर ऑक्साइड पे कॉपर की वैलेंसी क्या है? ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड की वैलेंसीज होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। कॉपर पे इस वक्त क्या चार्ज है कॉपर ऑक्साइड का? +2। हाँ जी। ये आपको समझ आ रही होगी कॉपर ऑक्साइड बना कैसे बेसिकली। ये वही वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड जो हम करते हैं। कॉपर +2 एंड ऑक्सीजन -2 कट गया, तो कॉपर इस वक्त +2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और ये दिस इज -2।
तो कॉपर, आपको पता होगा कि फ्री स्टेट जो सी होती है किसी भी फ्री स्टेट, यानी कि एक होती है कंबाइंड स्टेट, दिस इज कंबाइंड स्टेट, यानी कि जिसमें वो कंबाइन हुआ हुआ है किसी और एलिमेंट के साथ, दिस इज कंबाइंड स्टेट, एंड दिस इज फ्री स्टेट, ये भी फ्री स्टेट है। यानी O2 है, ये किसी डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, दिस इज फ्री स्टेट। O2, H2, Cu, Na, कोई अगर अकेला एटम लिखा होगा कोई भी, वो आपका फ्री स्टेट होती है। कंबाइंड स्टेट जैसे NaCl, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी डिफरेंट एटम्स की कॉम्बिनेशन जब होती है, दैट इज अ कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट के अंदर आपकी वैलेंसी होती है, क्योंकि वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी की बेस पे अटैच होते हैं, तो इसलिए हम वैलेंसी को कहते हैं इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, डेफिनेशन है उसकी। तो फ्री स्टेट में आपके ख्याल से क्या वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की? जीरो। जीरो। ठीक है, हमने किया हुआ है। तो कॉपर भी जीरो है, ऑक्सीजन भी जीरो है। ये बात क्लियर है बेटा सारों को? यस। अच्छा। यस सर। अब हमने देखना है कि कॉपर कहाँ से कहाँ जा रहा है। कॉपर 0 से +2 पे जा रहा है। तो ये बताएं मुझे अपने, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है या गेन करती है तो उस पे चार्ज आता है ना, आयन बनता है वो। तो प्लस चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन गेन से या लूज से? सर जब लूज करता है तब आता है। जी, इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं, यानी तब भी हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है, यानी इसमें हमारे पास कॉपर प्लस में है और ऑक्सीजन माइनस है ना, नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। नेगेटिव आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो हमें ये समझ आ गई कि कॉपर +2 में जा रहा है, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर रहा है। तो हम इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें, फिर हम इसके रिएक्शंस भी लिखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। तो हम हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि ऑक्सीडेशन वहाँ पे होती है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा, कि जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या, कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये किस में फॉल करता है, ऑक्सीडेशन में। हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है। इसको अगर हमने, ये आसान सा है, आपको समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन इज द लॉस, रिडक्शन इज द गेन। ऑयल रिग की डेफिनेशन आपको अक्सर पढ़ाई जाती है, ऑयल रिग। ऑयल रिग क्या, ऑक्सीडेशन इज द लॉस, रिडक्शन इज द गेन। तो कॉपर यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडाइज, यहाँ पे, और ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीजन देखें 0 से -2 पे जा रहा है, तो ये नेगेटिव आयन बना रहा है। तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन्स अब क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो ये लॉस था, ये गेन था, तो दिस इज रिडक्शन। ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। तो ये हमने जस्टिफाई, मतलब हमने फिलहाल आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारा जो एक रिएक्शन है उसमें कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है। अब इसके बाद वो सेकंड ही पूछेगा आपसे कि इसको जस्टिफाई करें। जस्टिफिकेशन आप देंगे विद द इक्वेशन, कि आप इक्वेशन लिख के बताएंगे जनाब इस तरह ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप रिटर्न में तो बता देंगे कॉपर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये आप बताएंगे। फिर आप इसको अगर इक्वेशन के साथ करवाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर मैं कॉपर की इक्वेशन लिखूँ, आपको आइडिया होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर को साथ पढ़ाते हैं हम। क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट सारा आता है ना। तो ऑक्सीडेशन की जैसे हम लिखते थे हाफ सेल इक्वेशन, उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीडेशन की लिखी जाएगी इक्वेशन, और उसके बाद फिर रिडक्शन की मैं लिखता हूँ।
तो ऑक्सीडेशन की मुझे कौन इक्वेशन लिखवाएगा? जी। फिर वो बनेगी Cu एरो हम्म। 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu+2। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर पे चला गया, कॉपर+2 में, आपने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है। ये इक्वेशन लिख देंगे, साथ आप ये बता देंगे कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, देयरफॉर ये वाला जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड रिडक्शन की तरह इस तरह इक्वेशन आप रिडक्शन की भी लिखेंगे। जी। जैनब इफ्तिखार, रिडक्शन की इक्वेशन लिखवाएं मुझे। सर सर ये होगी O2 हम्म। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सर फिर एरो, और सर वो -2। अच्छा, ये तो आपने लिखवा दी। अब आप ये मुझे बताएं कि ये ठीक है, बैलेंस्ड है इक्वेशन? नहीं सर। तो बैलेंस करें इसको, क्या होगा? सर O-2 के साथ 2 लगा देंगे। अच्छा, आप कह रही हैं यहाँ पे 2 लगा दें, लगा देते हैं। अब ये ठीक है? सर मुझे तो ठीक लग, सर बैलेंस तो थी वैसे, नहीं थी बल्कि। बैलेंस नहीं थी ना? सर अब सही है। जी। कोई और बताए, जायमा या खदीजा बताएं कैसे ठीक होगी इक्वेशन? फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दें। जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है रिडक्शन की, बिकॉज एक ऑक्सीजन जो सा होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो O-2 बनाता है। और आपको पता है ये O2 है, तो यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। तो ये है। एक्चुअल हुआ ये था कि हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन थी वो बैलेंस नहीं थी, तो इसलिए आपको ये थोड़ा आ रहा था। ये जो हमारी मेन इक्वेशन Cu+O2 CO मैंने लिखा था, इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है। तो अगर आप इसकी बैलेंस करें तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये सारा काम ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस थी, तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो जाते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। फिर देखें आपको, वैसे आपने सिर्फ ये लिख देनी है, ये भी वो ठीक करेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस आ जाएगी तो फिर आप इसको बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ पे जब 2 लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 आयन जनरेट करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। जी बेटा, बात समझ आ रही है? यस सर। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन जो बनती है आपके पास वो यही बनेगी जो ऊपर है, 2Cu+O2। तो आपके पास, ठीक है, ये कंबाइन हो गए 2Cu बनाते हैं ना, ये दोनों कंबाइन हो गए, तो ये उसके आयंस हमने बना दिए। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बहरहाल आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, आपको जो भी इक्वेशन मिले। तो ये हमारे पास हमने देख लिया, इसको आप जस्टिफाई करना भी आपको समझ आ गया हो किस तरह हमने इसको जस्टिफाई करना है। आपको जो भी रिएक्शन दिया जाएगा आप उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, और इन वर्ड्स आप उसे बताएंगे कि कौन लूज कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, उसके आप फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये है। अब इसमें अच्छा, इसमें आप ये बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जी बेटा।
सर कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ऑक्सीजन होगा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल ठीक, सिंपल सा है। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट वही याद होना चाहिए कि जो आपका जो चीज़ आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है ना, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर देखें, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर इज ऑक्सीडाइज, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया है। आप इक्वेशन देखें जरा। तो कॉपर आपका क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीजन तो सिंपल, आपको वैसे ही समझ आ रही है। ऑक्सीजन खुद, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा ना, वो खुद रिड्यूस हो रहा है। O2 से O में जा रहा है, सिंपल। तो आपको वहां से समझ आ जाएगी कि वो खुद रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद जो सा है वो ये होता है। तो ये समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। एक और इक्वेशन लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आपने सबसे पहले मुझे इनके चार्जेस लिखवाने हैं। जी, जिंक पे क्या चार्ज होगा? प्लस जिंक पे अकेला है। टू। हाँ, जीरो। ध्यान से करना है ना। देखिए, कंबाइंड स्टेट, देखिए कंपाउंड होगा तो कम उस पे वैलेंसी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। अकेली की चीज पे कुछ नहीं होता, जीरो। जी, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट में ये है, ये कंबाइंड। इस पे कॉपर का क्या चार्ज आपको नजर आता है? प्लस टू। +2, बिकॉज आपका जो सल्फेट है वो -2 होता है। SO4 - 2, कंपाउंड आइन। जिंक सल्फेट का बताएं जी, जाइमा। फिर जिंक पे होगा +2 और SO4 पे -2। एंड लास्टली कॉपर, जैनब इफ्तिखार। सर कॉपर पे 0 होगा। ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बताएं, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? जिंक। जिंक। ठीक है, जिंक देखिए +2 पे जा रहा है, यानी कि ये 0 से +2 जा रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। एंड कॉपर सिमिलरली +2 है और 0 पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर अब तो नहीं लिखेंगे ना हम कॉपर सल्फेट, क्योंकि लाइक सिर्फ कॉपर हो रहा है रिड्यूस। हाँ, उस पे हम आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी उसी पे आते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसकी आयनिक इक्वेशन भी बनाते हैं ना, फिर आपको सही कह रही हैं आप। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर आपके पास रिड्यूस हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। अब हम इसकी ना, देखें, इसकी एक आयनिक इक्वेशन हमने प्रैक्टिस की थी। देखें, कुछ आयन्स होते हैं। आयनिक इक्वेशंस का आपको आइडिया है ना, हमने की भी ना आयनिक इक्वेशन। यस सर। जी। तो आयनिक इक्वेशन में ऐसे होते हैं, कुछ आयन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और कुछ आयन्स होते हैं जो कि स्पेक्टेटर आयन्स होते हैं। स्पेक्टेटर आयन्स वो होते हैं जो कुछ जिनका रोल कोई नहीं होता, जिनके पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होता। तो अगर आप इसमें देखें, ऐसा कौन सा आयन है जिसपे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चेंज नहीं आ रहा? सल्फेट आइन। सल्फेट आयन, ठीक है। तो सल्फेट आयन को हम इग्नोर करते हैं, ये इसका कोई रोल नहीं है। अब हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। अब आपको क्लियर हो गई होगी सिचुएशन। अब आपने इसकी लिखनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इक्वेशन। ऑक्सीडेशन
की इक्वेशन लिखते हैं। जी लिखवाएं मुझे ऑक्सीडेशन की इक्वेशन। जल्दी करें बेटा। एरोहेड Zn+2 + 2 electrons. ठीक है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन। Cu+2 + 2 electrons, arrowhead Cu. ठीक हो गया। ये आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन को जस्टिफाई कर देना है अगर वो आपसे इस इक्वेशन की पूछ ले। अब हम आते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। तो अब वो बात कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था कि आपने अब ये नहीं लिखना। अच्छा, आपको ये समझ आ गई है कि इसमें मुझे पहले बताएं जिंक का क्या रोल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक? Reducing agent. रिड्यूसिंग। हाँ, क्योंकि खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब आ जाते हैं हम, जो मसला जो बच्चे गलती करते हैं वो है यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आपको कॉपर सल्फेट में नजर आ गया कि कॉपर सल्फेट से कॉपर जा रहा है। लेकिन हमने एक चीज देखनी है कि कॉपर जा रहा है +2 से 0 पे, सल्फेट का कोई रोल नहीं है। तो इसमें सारे जो आयन पार्टिसिपेट कर रहा है डेट इज कॉपर, सल्फेट का कोई रोल नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डेट इज कॉपर+2। कॉपर+2 इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट लिखेंगे गलत करेगा वो। कॉपर+2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक, कॉपर आपका कॉपर+2, कॉपर+2 आइन इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात क्लियर है सारों को बेटा? यस। इसको Yes, नोट sir. करें, नोट कर रहे होंगे आप। अगर नहीं किया तो इस चीज को लाजमी आपने नोट करना है। कर लिया बेटा नोट? जी आगे चलें। Yes. ठीक है, इसके बाद एक और रिएक्शन हम करते हैं। अच्छा, ये आपने इक्वेशन मैंने लिख दी इक्वेशन। Cl2+2Ki 2KCl+I2। अच्छा, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं और क्या बला है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? फिर जो मोर रिएक्टिव होता है ना, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह आया। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है। जैसे हमने नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है, इसका मेटल की डिस्प्लेसमेंट थी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है बेसिकली ना। जिंक ने जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने उसके कंपाउंड को तोड़ के उसमें से जिंक सल्फेट बना लिया, कॉपर कॉपर को सेपरेट कर लिया। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो पूछ सकता है ना कि रिडॉक्स रिएक्शन तो है ये, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है, कोई एक और रिएक्शन बताएं जो इसमें हो रहा है। तो डेट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल। यानी नॉन मेटल के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट होती है और मेटल्स के अंदर भी होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ये चीज याद रखनी है आपने, दोनों रिएक्शन है। इसमें आते हैं ये दोनों नॉन मेटल्स, देखें क्लोरीन है और पोटेशियम आयोडाइड है। उसके बाद इसमें मुझे बताएं ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन या आयोडीन? क्लोरीन। क्लोरीन। Chlorine. ठीक है, हमें वैसे भी रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, क्लोरीन इज अबव द आयोडीन। तो आपका वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्लोरीन ने देखिए क्या किया है, पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम का तो इसमें कोई रोल नहीं आपको नजर आ रहा हो। चले पहले इसमें लिख लेते हैं, 0 +1 -1 +1 -1 0। पोटेशियम का देखें कोई रोल नहीं है, तो +1 +1, तो ये एक स्पेक्टेटर आइन है। सारा रोल बाकी जो चार चीजें उनका है। ये आपको पता होगा, ये गैस होती है, ये एक्वा सोल्यूशन होते हैं। जितने भी ये सॉल्ट्स है ना, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका एक्वा सोल्यूशन होता है। ये आपने स्टेट सिंबल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो ये आयोडीन आपके पास सॉलिड भी होता है और ये वेपर भी बनाता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे से गैस कर देते हैं, वेपर्स की फॉर्म में था। तो पोटेशियम का रोल खत्म हो गया। अब आपने देखें क्लोरीन ने उसको डिस्प्लेस करवाया है आयोडीन को फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन।
यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने आयोडीन को डिस्प्लेस करवा दिया। अब आप मुझे बताएं कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, फिर इक्वेशन आप बताएंगे मुझे। जी, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। आयोडीन आयन हो रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज। क्लोरीन देखें, क्लोरीन पे देखें, 0 से -1 जा रहा है, तो -1 इसका मतलब है वो गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आयोडाइड 0 से, ये ऐड हो रहा है ना, कि -1 से प्लस की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली उसकी ऐड हो रही है वैलेंसी ना, प्लस हो रही है। तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। जी जैनब इफ्तिखार, आपको क्लियर है बात ये? यस सर। तो ये इक्वेशन बेसिकली है इसकी, आयनिक इक्वेशन 2Cl- +I2। तो ये जीरो है, ये जीरो है। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। तो ये आपने बताया 0 से -1 जा रहा है, तो ये आपकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और ये ऑक्सीडेशन हो रही है। मुझे इसमें बस ये इक्वेशन आप खुद लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है, बनाएंगे आप खुद। मुझे बस ये बता देंगे, 1 मिनट रह गया, कि आपका इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये जल्दी से बता दें। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोराइड, सॉरी क्लोरीन, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड। हाँ ये देखें, ये आपके पास खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद ये रिडक्शन हो रही है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड आयोडाइड आइन इज ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है।